बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन। हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और या उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन या प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर देन सिलेक्शन के बाद उसके ऊपर काम किया जाता है। तो इसके लिए आज यह हमारे पास लेक्चर है, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको लेके चल सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे कहता है द फर्स्ट स्टेप्स इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डिसाइडिंग व्हाट प्रोजेक्ट्स टू डू इन द फर्स्ट प्लेस। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट जो है आप उस पर पहले काम करेंगे, किस प्रोजेक्ट पे पहले काम होना है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसकी शिनाख्त करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट इस पे काम हो सकता है और ये इसको हम इनिशिएट स्टेज से लेके फर्दर क्लोजिंग की तरफ हम लेके जा सकते हैं। यानी हम स्टार्टिंग स्टेज से उसको लेंगे और क्लोजिंग की तरफ उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ उसने ये बात की कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट, कि आप वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिस पे काम हो सकता है। तो प्रोजेक्ट की जो इब्तिदा है, जो उसकी बुनियादी काम है, उसका जो स्टार्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, यूजिंग रियलिस्टिक मेथड्स टू सिलेक्ट विच प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन। अब यहाँ हम किसी खास मेथड को यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कि इस प्रोजेक्ट पे काम हो सकता है, इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं, तरीकाकार हैं, जिनको हम यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद देन हम अपने प्रोजेक्ट को उसकी चार्टर की तरफ लेके आते हैं और उसमें हम अपने क्राइटेरियाज को मेंशन करते हैं, हम अपने पर्सनैलिटीज़ को मेंशन करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट की जो टाइटल होता है उसको मेंशन करते हैं, उसकी सक्सेस क्राइटेरिया को मेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें देन उसके बाद हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने है वो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन है, और ये जो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन है ये हम कुछ रियलिस्टिक मेथड को यूज़ करते हुए, जो ऐसी मेथड जो आपको हकीकत में बताएंगे कि दिस प्रोजेक्ट इज वर्केबल और इसको आप फर्दर आगे लेके चल सकते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं ये आपके सामने इस चीज़ को लेके आए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक मेथड को यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम प्रोजेक्ट को सिलेक्शन में ला सकते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, नहीं, उसकी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं उनको आपको सामने रखना है और वही चीज़ें सामने रखते हुए आप प्रोजेक्ट को डिसाइड करते हैं कि हम इसको शुरू करें। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। यहाँ पे हमारे पास एक एनालिसिस है, SWOT हमारे पास एनालिसिस है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास चीज़ें हैं, प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए से हम अपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के प्रोसेस को फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये SWOT एनालिसिस क्या है। इसको चीज़ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्टूडेंट्स डिटेल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डिटेल प्रोसेस को फॉलो करती है प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के लिए।
यानी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए एक डिटेल प्रोसेस जो है वो हमारे सामने होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फिगर है हमारे पास 4.3 है, इसको अगर आप देखें तो इससे हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रोसेस है, इसके ज़रिए से हम इस प्रोजेक्ट की सिलेक्शन को देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लानिंग स्टेज है और इसमें हमारे पास देन रिजल्ट्स जो आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे प्लानिंग स्टेजेस को अगर आप देखेंगे तो आप देन अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्शन में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी प्लानिंग है, इसके बाद बिजनेस एरियाज एनालिसिस है, इसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग है और देन रिसोर्स एलोकेशन। स्टूडेंट्स, ये प्लानिंग प्रोसेस है, इसको अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आईटी के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर काम करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए हम किसी भी आईटी के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, इसको हम देखें तो यहाँ हमारे पास क्या चीज़ हमारे सामने आएगी। अगर आप इस स्टेज को अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी टू विजन एंड विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई की बिजनेस एरियाज। स्टूडेंट्स, बिजनेस एरियाज हमने टीचर भी देखा, ये आपकी तमाम प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटीज़ हैं, यूजर की ऑर्गेनाइजेशन की वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है उसको जो फ़ायदा पहुँचना है, उसकी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी बिजनेस एरियाज़ हैं। उसको कैसे प्रॉफिट हो सकता है, फिनेंशियली कैसे उसको प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके बिजनेस एरियाज़ हैं। तो यहाँ आपको पता चलेगा, यानी अगर आप इस स्टेज को अडॉप्ट करते हैं, इस प्रोसेस में स्टेज पे आते हैं तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस एरियाज क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस प्रोसेस के इस फेज में आपको पता चल जाएगा। जब डेफिनेटली आप एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देख रही है कि मेरे प्रॉफिट्स क्या है, मुझे क्या पहुंच रहा है, तो वो यकीनी तौर पे जो है वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेगी या ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी जिससे उसको फायदा पहुंचे। नेक्स्ट, बिजनेस एरियाज एनालिसिस। आप स्टूडेंट्स से यहाँ पे बिजनेस एरियाज को देखा गया, लेकिन उसका एनालाइज भी किया गया। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बिजनेस प्रोसेसेस दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वही बात आ गई कि अब यहाँ पे रियलिटी में देखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इन बिजनेस एरियाज में अगर वो काम कर रही है तो उसको क्या फायदा पहुंच रहा है और किस हद तक उसको फायदा पहुंच रहा है। ये चीज़ जो है वो उसने देखना है और उसको उसने आइडेंटिफाई करना है। प्रोजेक्ट प्लानिंग। स्टूडेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफाइन पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, डिफाइन प्रोजेक्ट्स को बेनिफिट्स एंड कॉन्स्टेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको करने हैं, आपकी प्रेफरेंस में है, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट स्कोप को देखें तो ये ओवरऑल जो एरिया है फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, आपके रिसोर्सेज के एलोकेशन के हिसाब से, दिस इज द स्कोप। और आपको अगर आपने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है उससे आपको क्या बेनिफिट पहुंचेंगे, आपको क्या फायदा पहुंचेगा, एंड कॉन्स्टेंट्स, और उसके ऊपर क्या कॉन्स्टेंट्स अप्लाई होंगे। ये एथिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोफेशनल रूल्स हो सकते हैं, ये आपके इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, आपके सोशल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, आपके ये सारे लॉज हैं जो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। आपकी तमाम वो बाउंड्रीज क्या है, किसी चीज़ के खिलाफ ये प्रोजेक्ट अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसको देखेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पेज से भी आप जब इस पेज पे काम करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, किस प्रोजेक्ट को हमने डेवलप करने के लिए सिलेक्ट करना है। इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा। सर स्टूडेंट्स, रिसोर्स एलोकेशन है।
सिलेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट असाइन रिसोर्सेज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने नीचे से देख लिया कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स क्या है, आपके बिजनेस एरियाज क्या है, आपको बिजनेस एरिया से क्या फ़ायदा पहुँच रहा है, आपको क्या प्रॉफिट्स पहुँच रहे हैं, आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, उसकी स्कोप क्या है, उसके बेनिफिट्स और उसकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। तो यहाँ पे आपने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसको आपने रिसोर्सेज असाइन कर देना। स्टूडेंट्स, ये रिसोर्सेज वो तमाम चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए, ज़रूरी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टाइम को देखते हैं, हमें कितना टाइम चाहिए, हमें बजट चाहिए, हमें डेवलपिंग टीम चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ये हमें इन्वायरमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके रिसोर्सेज है और ये आपने जब प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है दैन आपको उसको असाइन करने पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार है, इस तरीकाकार से आप ये काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह हमारे पास ये प्रोसेस था जिसके ज़रिए से आप इसको देख सकते हैं। SW एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसमें आप स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, आपको कहाँ पे किस एरियाज में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ पे आपको फायदा हो सकता है, वीकनेसेस क्या है, कहाँ से आपको लॉस हो सकता है, कहाँ पे काम नहीं हो सकता, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कितने चांसेस हैं आपकी सक्सेस के, फेलियर के कितने चांसेस हैं, थ्रेट्स आपके सामने क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, अनसर्टेनिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड SWOT एनालिसिस। अब इसमें हम इस एनालिसिस में हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को भी ऐड करें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को भी ऐड करें। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई प्रोजेक्ट पे काम करेगी तो यकीनी तौर पे उसको उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने से पहले उसको अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को भी देखना है कि वो किस तरीके से काम करे तो उसको फ़ायदा पहुँचे और किन टेक्नोलॉजीज, किन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से वो यूटिलाइज करे, यानी उसके अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो उसे पूरी करनी है। तो इस एनालिसिस में इनको भी ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बताया है ग्रुप ऑफ 4 पीपल्स हू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन द फिल्म इंडस्ट्री और परफॉर्म्स अ गुड परफॉर्म SWOT एनालिसिस टू हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स। जैसे कुछ 4 बंदे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो एनालाइज कर रहे हैं कि हम कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए वो ये एनालिसिस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमने SWOT में देखा कि स्ट्रेंथ्स हैं, तो सबसे पहले वो स्ट्रेंथ को देखेंगे। एज एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वी हैव न्यूमरस contacts in the film industry। स्ट्रेंथ क्या है? वो ये समझते हैं कि हम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल की कुछ डेफिनेशन को हम देखें तो प्रोफेशनल उस बंदे को कहते हैं जो किसी भी फील्ड में काम करता है और उसके पास नॉलेज भी है, क्वालिफिकेशन भी रहता है और साथ वो ट्रेनिंग के साथ काम कर रहा है, ट्रेन पर्सनैलिटी है, उसके पास तजर्बा है, उसने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। तो इस पर्सन को, इस बंदे को हम प्रोफेशनल का नाम देंगे। अब यहाँ स्ट्रेंथ उनके पास क्या है? वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है और वो ये समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके काफ़ी सारे लिंक्स हैं। एज ए प्रोफेशनल उनके काफ़ी सारे लिंक्स हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है। ये चीज़ उनको मजबूत करेगी। ये जब वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ उनको फायदा देगी। Two of us have strong say and interpersonal skills। आप स्टूडेंट्स, उनमें से जो 2 बंदे वो ये समझते हैं कि उनके पास ऐसी स्किल्स है, सेल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स है कि वो अगर वो सेल का काम करेंगे, किसी रिलेशनशिप में आएंगे, दूसरों के साथ
कमर्शलाइजेशन का काम करना है, अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों के सामने लेके आना और सेल से फायदा उठाना है, तो वो समझते हैं कि उनमें ये सेल स्किल्स हैं, वो कमर्शलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, वो बेहतर तरीके से उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। तो ये भी उनके लिए एक स्ट्रेंथ है, ये भी उनके लिए फायदा है, ये चीज़ भी उनको फायदा देगी। Two of us have strong technical skills and are familiar with several filmmaking software tools. Students, दो उनमें से ऐसे बंदे हैं जो टेक्निकल स्किल्स रखते हैं, यानी फिल्म को बनाने की तमाम टेक्निकल स्किल्स उनके पास हैं, और जो फिल्म बनाने में सॉफ्टवेयर टूल्स एप्लीकेशंस इस्तेमाल होते हैं उनको वो बेहतर तरीके से जानते हैं, उनसे वो फेमिलियर है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। ये चीज़ उनको काम करने में मजबूत करेगी, उनको फायदा देगी। We all have impressive samples of completed projects, और उनके पास कुछ ऑलरेडी बनाए हुए फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं और वो कंप्लीटेड है, और वो ऐसे सैंपल के तौर पर उनके पास पड़े हैं, और वहाँ से भी वो काफ़ी सारी रहनुमाई ले सकते हैं। ये उनकी स्ट्रेंथ है, वो अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, वो अपने आप को असेसमेंट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमने बेहतरी क्या है, हमें बेहतर प्रोटेक्शंस क्या हैं, कौन सी चीज़ जो है वो हमको फ़ायदा देगी, ये वो अपने आप को असेसमेंट में डाल। दिस इज द SWOT एनालिसिस। वीकनेसेस, अब उनमें वीकनेसेस क्या वीक एरियाज है, कहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्या उनको प्रॉब्लम दे सकती है, कौन सी चीज़ वो याद रखते हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले नन ऑफ अस हैव अकाउंटिंग फाइनेंशियल एक्सपीरियंस। अब उनमें प्रॉब्लम ये है कि उनमें कोई भी बंदा अकाउंटिंग या फाइनेंशियल एक्सपीरियंस नहीं रखता, अकाउंट उसका काम नहीं जानता, फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, उनमें से कोई बंदा नहीं जानता। दिस इज द वीकनेस। वी हैव नो क्लियर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब वो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट करेंगे, फिल्म बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो मार्केट में कैसे उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, कैसे वहाँ पे उसकी कमर्शलाइजेशन करनी है, कैसे वहाँ पे सेल का काम करना है, कैसे वहाँ पे मार्केट प्लेस में उनको प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वो ये नहीं चाहते, उनमें ये चीज़ नहीं है। We have little money to invest in a new project, और उनके पास पैसे भी कम है नया प्रोजेक्ट बनाने के। We have no company website and limited use of the technology to run the business, और उनके पास कोई वेबसाइट नहीं है और उनके पास बहुत कम टेक्नोलॉजी है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। These are the weak areas, उनके ये वीक एरियाज हैं, उनमें ये इन एरियाज में वो सही तरीके से फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज, क्या उनके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको बूस्टअप कर सकती हैं, कौन सी चीज़ में वो काम कर सकते हैं, कहाँ पे उनकी ग्रोथ हो सकती है, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख के एनालाइज करें। A current client has mentioned a large project she would like us to do it on। आप सुने, यहाँ पे कोई क्लाइंट है और एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो मांगेंगे, क्लाइंट है वो प्रोजेक्ट मांग रही है, तो उस पर वो कहते हैं कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो यहाँ पे हमें फ़ायदा पहुँचने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें पैसे आने के चांसेस हैं, सॉरी ज़रूरत नहीं, चांसेस है। यानी कोई भी इनका क्लाइंट है वो कह रहा है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, तो जब वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जब उस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों की बात आएगी, तो उसको खरीदने की बात आएगी, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर जो है वो पैसे लगा सकते हैं और उसके ऊपर पैसे एज ए रिटर्न आ सकते हैं उनके पास। ये एक अपॉर्चुनिटी है। द फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि ये भी अपॉर्चुनिटी है कि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये काम खत्म होने वाला नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री आगे चलती ही रहनी है,
तो हमारा काम भी चलता ही रहेगा। ये अपॉर्चुनिटीज। देयर आर 2 मेजर कॉन्फ्रेंसेस दिस ईयर वेयर वी कुड प्रमोट आवर कंपनी। और यहाँ वो कह रहे हैं कि साल 2 ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस आ रही है जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इस पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, इस तरीके से हमें फायदा पहुँचेगा। ये उनके पास अपॉर्चुनिटीज, यानी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उससे काफ़ी पैसे उनको आने की उम्मीद है। इसी तरह और बहुत सारे लोग उस पर उसको खरीदने के लिए राजी हैं। इस तरह इंडस्ट्री जो है वो एक कंटिन्यूसली चलते रहना है और ग्रोथ करनी उसने तो रुकने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पे चांसेस हैं आपका प्रोजेक्ट चल सकता है, एक नहीं तो दूसरा चलेगा। इस तरह और 2 मेजर कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं, उन पर जो है वो उनमें अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। ये इनके पास चांस है। अदर इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स यहाँ पे थ्रेड्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, वो भी इस एनालिसिस में इस चीज़ को देख रहे हैं। अदर इंडिविजुअल्स और कंपनीज कैन प्रोवाइड द सर्विसेज वी कैन। अब यहाँ पे वो कहता है कि थ्रेड्स क्या है कि जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट हम पेश कर रहे हैं, मार्केट में दे रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, तो और भी कंपनीज हैं या कोई और भी इंडिविजुअल्स हैं वो ये काम कर सकते हैं, वो भी ये लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे सामने फिर हमारे प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस हैं। ये एनालिसिस है। कस्टमर माइट प्रेफर वर्किंग विद मोर एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। और कस्टमर्स जो हैं, असल जिन लोगों के लिए आप ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो उन लोगों के साथ काम करेंगे जो मोर एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले से वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारे हैं, या वो लोग जो ज़्यादा मजबूत लोग हैं जिनका काम बहुत अच्छा है इंडस्ट्री में, वो कस्टमर जो है वो उनके साथ लिंक में है, उनके साथ वो उनको प्रेफर करेंगे। हमारे सामने हम चूँकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास कस्टमर जो है वो कम ही आएंगे। तो ये भी एक फैक्ट है। जैसा हाई रिस्क इन द फिल्म बिजनेस, और फिल्म बिजनेस में रिस्क भी बहुत हाई होता है कि आपकी फिल्म जो है या आपका जो काम है या आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए। तो रिस्क है, हाई रिस्क स्टूडेंट्स रिस्क अनसर्टेन कंडीशन है जो आपके सामने आने वाले वक्त में आ सकती हैं। वो यही सोच रहे हैं कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में अगर काम किया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये एनालिसिस है, ये एक असेसमेंट है। काम करने से पहले देखा जा रहा है कि कहाँ पे हम किस एरिया में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ पे हम मजबूत हैं, कहाँ पे हम वीक हैं, कहाँ पे काम किया जा सकता है और कहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्रोसेस को SWOT एनालिसिस का नाम दिया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक काम को शुरू करने के लिए या प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ये एनालिसिस भी ज़रूरी है। इससे आपको फायदा पहुँच रहा है कि आप काम कर रहे हैं या नहीं। Based on their SWOT analysis, the 4 entrepreneurs outline potential projects as follows। अब यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स उस बंदे को कहते हैं जो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और वो बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है उसमें रिस्क भी है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, और उन प्रॉब्लम्स को ही फेस करते हुए उसने अपना इकोनॉमिकल प्रॉफिट देखना है और हासिल करना है। तो ऐसे बंदे को जिसने ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको हम एंटरप्रेन्योर का नाम लेते हैं। अब यहाँ 4 बंदे जो है वो अपने बिजनेस के हवाले से एक आउटलाइन कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो उसको किस तरीके से करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे वो कहता है कि फाइंड एन एक्सटर्नल अकाउंटेंट और फिल्म टू हेल्प रन द बिजनेस। आप उनको एक एक्सटर्नल, यानी उनमें नहीं है, बाहर से एक कोई अकाउंटेंट लेना है ताकि वो उनके फिल्म जो है उसके बिजनेस को आसानी से चला सके, उनको सही तरीके से चला सके। हायर समवन टू डेवलप अ कंपनी वेबसाइट
और कोई बंदा लेना है जो उस कंपनी के लिए वेबसाइट डेवलप करे, फोकस ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड पास्ट प्रोजेक्ट, और वो हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको सामने रखते हुए अगर पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको उसके ऊपर फोकस करें और उस वेबसाइट को उनको कमर्शलाइज करें। डेवलप अ मार्केटिंग प्लान, उनको मार्केट में नहीं पता कैसे चलाना तो उसके लिए वो प्लान डेवलप करें। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग प्रपोजल टू गेट अ लार्ज प्रोजेक्ट द क्लाइंट मैंशन, अब उसके लिए वो प्रपोजल बनाए ताकि जो बंदा उनको बड़े प्रोजेक्ट की ऑफर कर रहा है वो प्रोजेक्ट को हासिल कर सके। इसके लिए प्रपोजल बनाए और क्लाइंट के सामने रखें। प्लान टू प्रमोट द कंपनी एट टू मेजर कॉन्फ्रेंसेस दिस ईयर, और प्लान बनाए कि वहाँ पे ये जो आगे हमारे सामने कंपनीज आ रही हैं वो वहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्रमोट करना है, तो ऐसा प्लान बनाए। तो जब वो ये SWOT एनालिसिस करेंगे तो स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की तरफ फोकस होंगे, इन पे फोकस होंगे और ये उनको वो करना पड़ेगा और इस तरीके से उनको ये फायदा होगा। स्टूडेंट्स कुछ लोग SWOT एनालिसिस जो है ये माइंड मैपिंग के जरिए से भी करते हैं। माइंड मैपिंग क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ब्रांचेस रेडिएटिंग को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम अ कोर आइडियाज आर स्ट्रक्चर थॉट्स एंड आइडियाज, यानी जो आपके थॉट्स हैं और आइडियाज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये एनालिसिस का काम किया जाता है। थॉट्स और आइडियाज को इस्तेमाल करते हुए इस SWOT एनालिसिस का काम किया जाता है। कैसे? या तो कहता है कि द ह्यूमन ब्रेन डज नॉट वर्क इन अ लीनियर फैशन। लीनियर फैशन स्टूडेंट्स, लीनियर का मतलब होता है कि आप सीक्वेंस में चलें तो आपका दिमाग है सीक्वेंस से नहीं चलता। अब ये रैंडमली आप कभी कहीं सोच रहे हैं, कभी कहीं सोच रहे हैं, कभी किसी जगह आपकी सोच है, कभी आपके ज़हन में कोई ख्याल है, कभी कोई आइडिया है, तो ये रैंडम नहीं है। और लोग जो होते हैं ये अनरिलेटेड आइडियाज के साथ भी आते हैं। मतलब आप जो सोच रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, हो सकता है कोई आपको ऐसा आइडिया दे दे जो आपके काम से रिलेटेड ना हो। लेकिन जब ऐसे आइडियाज को आप एक शक्ल में लेके आते हैं तो किसी आप माइंड मैप के फॉर्मेट में इसको लेकर के आते हैं तो फिर आपके सामने बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते जाते हैं। मसलन अगर 2-3 बंदे बैठेंगे और उनके थॉट्स को आप एक मैप की शक्ल में आप उनको इकट्ठा कर लें, उनके आइडियाज़ को इकट्ठा कर लें तो फिर नए नए आइडियाज़ आपके सामने आते जाते हैं। तो जब नए नए आइडियाज़ आपके सामने आ रहे हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट, आप अपने बिजनेस के बारे में ही एनालिसिस कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, आप उसमें हर चीज़ को देख रहे हैं, उनको असेस कर रहे हैं और वहाँ आप हर बात पे आप कहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ आपकी कमजोरियाँ हैं, कहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ आपके पास आपको मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। इसको माइंड मैपिंग का नाम दिया जाता है। तो इस माइंड मैपिंग के जरिए से भी SWOT एनालिसिस किया जाता है और ये भी जो है वो किसी बिजनेस को रन करने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये SWOT एनालिसिस है, इसको आप देखें तो ये हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे मेजर इसके 4 ही एरियाज हैं हमारे पास, स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थ्रेट्स हैं।
तो ये वही चीज़ें अगर हम स्टैटिस्टिक्स में देखें तो न्यूमरस कंटेक्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, गुड सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं। वीकनेसेस को देखें तो नो अकाउंटिंग फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है, नो क्लियर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लिटिल मनी है और नो वेबसाइट है। तो ये सारी की सारी जो है ये आपकी वीकनेसेस है। इसी तरह थ्रेड्स को देखें तो लॉट ऑफ कंपटीशन है, सेवरल मोर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, हाई रिस्क बिजनेस है, ये आपके थ्रेड्स हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो कस्टमर्स जो है एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं। इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो, आपकी इंडस्ट्री बढ़ती जानी है। और इसी तरह आपकी जो मेजर कॉन्फ्रेंसेस हैं जो आपके सामने आ रही हैं, तो ये आपके पास एक SWOT एनालिसिस है जो आपके सामने, और इसी को हम माइंड मैप भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो आपके ज़हन में हैं उनको यहाँ पे मैप कर लिया गया है। तो ये आपका SWOT एनालिसिस कहलाएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट, या आप इसको प्रोजेक्ट सिलेक्शन का नाम भी दे सकते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। और उसमें हमने प्रोसेस को देखा और फिर दैन हमने SWOT एनालिसिस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।